हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। चलिए विद्यार्थियों, आज हम लोग फिर से आ गए हैं और आपके लिए एक नया लेक्चर, आपको लेक्चर नंबर 2 लेकर के, जैसे कि बता दें ये लेक्चर आपका 10th क्लास के बच्चों के लिए है, साइंस नहीं ये चीज़। तो शुरू करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, सही होंगे, ठीक ठाक से चल रहा होगा आप लोग का पढ़ाई। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर जो आपका साइंस का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, नहीं ये चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, नहीं जो आपका फुल चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। नोट्स के साथ आप अपना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं हर टॉपिक का अपना, और नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम में नोट्स बहुत हेल्पफुल होता है। और अगर नोट्स आप अपना हाथ से अगर खुद से बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जो चीज़ें पढ़ लिखते हैं वो आपके ध्यान में रहता है, माइंड में कि हमने ये चीज़ लिखा है, ये चीज़ आप माइंड मतलब ज़्यादा और रिकॉर्ड रहता है ना, इसलिए नोट्स आपको बनाना खुद से बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग कल फर्स्ट लेक्चर हम लोग पिछले दिन देखे थे, आज हम लोग सेकेंड लेक्चर में देखते हैं। चलिए फर्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं आपका क्या पढ़ा हम लोग को। तो आपका हम लोगों ने आपका पिछले लेक्चर में पढ़ रखा था कि रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन हम लोगों ने वहां देखा था, और रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक, उत्पाद, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ये सारे चीजों का डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था, नहीं। लेकिन आज हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण। क्या देखेंगे आज हम लोग? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण होता क्या, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, नहीं। चलिए, तो रासायनिक समीकरण का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? तो रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि अगर आप कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं और उस शब्द में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ शब्द में, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा कि हाइड्रोजन आपका गैस है, हाइड्रोजन आप ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। हाइड्रोजन किससे? ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन नहीं, अरे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? जल का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? जल का, नहीं। तो अब ये आपका क्या है? ये शब्द समीकरण है, शब्द में लिखा हुआ रासायनिक अभिक्रिया। अब इसी को क्या करेंगे कि इसकी जो आपका संकेत होता है, जो सूत्र होता है, इसको संकेत या अणुसूत्र या परमाणु सूत्र के रूप में अगर लिख देंगे तो इसी को बोलते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण। जैसे आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, तो H2 होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है? O2 होता है। और जल का क्या होता है? H2O। तो ये ऊपर वाला शब्द समीकरण हो गया, और नीचे जो हम लोग इसके संकेत के रूप में लिख दिए तो इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। टॉपिक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। एक बार फिर से देखेंगे कि रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं। तो रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कौन? अभिकारक। ये आपका क्या है? अभिकारक। तीर की साइड जो होता है इसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं विद्यार्थियों ना। और इधर वाला को क्या बोलते हैं हम लोग? उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद या प्रतिफल बोलते हैं। उत्पाद या क्या बोला जाता है? प्रतिफल बोला जाता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अब यहाँ पर है कि अभिकारक तथा उत्पाद के उनके संकेतों या अणुसूत्र के द्वारा प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा ना। ये ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग लिख लेते हैं। चलिए तो लिखेंगे हम लोग क्या विद्यार्थियों आपका, कि यहाँ लिखेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों एवं उत्पादों को उनके संकेत या
संकेतों या ना, संकेत मतलब उसका जो सिंबल होता है ना, संकेतों या अनुसूत्र द्वारा प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर हो गया? ये ध्यान रखेंगे कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया है, और रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं, एक तो अभिकारक होता है और एक उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद को हम लोग क्या करें, उनके संकेत या सूत्र के द्वारा जब प्रदर्शित करेंगे तो उसी को क्या बोला जाता है? रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रासायनिक समीकरण कहा। जैसे में एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी है, नहीं ये आपका क्या है, ये शब्द समीकरण इसको बोलेंगे, और ये हम लोग का हो जाएगा रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। क्लियर हो गया ना ये चीज? चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग थोड़ा देखते हैं आपका कि रासायनिक समीकरण है उसको लिखा कैसे जाता है, क्या क्या तथ्य है उसको ना लिखने के लिए। तो रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए आपको बात ध्यान देना, इसका नियम आपका क्या है कि रासायनिक समीकरण को, या रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम कैसे लिखा जाता है ना, ये चीज। तो रासायनिक समीकरण लिखने का नियम आपका क्या होता है? जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए आपका है क्या, जैसे H2 और आपका Cl2, ये आपका अभिक्रिया करके बनाता है क्या? CHCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। तो अब इसको हम लोग को लिखने का तरीका है तो सीधा लिख दिए। लिखाता कैसे? तो सबसे पहला पॉइंट में आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों क्या, कि इसको एग्जाम्पल हम लोग लिख दिए। एग्जाम्पल को थोड़ा सा नीचे लिखेंगे हम लोग ना, पहले लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करना हम लोग को, कि पॉइंट नंबर आती है रासायनिक समीकरण लिखने का आपका निम्नलिखित नियम है। नीचे आपका लिखा हुआ रहेगा, देख सकते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के, रासायनिक समीकरण लिखने के निम्नलिखित, क्या विद्यार्थियों? निम्नलिखित नियम होते हैं। पहला में क्या लिखेंगे हम लोग? पहला आप ध्यान रखिएगा, पहला आपका क्या करना है कि रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया के अभिकारकों को तीर चिन्ह ना, तीर चिन्ह यानी इस तरह से आपका लगा हुआ रहता है ना, तीर चिन्ह के कौन सी ओर? बाईं ओर लिखा जाता है ना, कि कोई सब लिखा जाता है बाईं ओर, उसके संकेतों के द्वारा, उसके संकेतों या सूत्रों द्वारा लिखा जाता है ना। ये याद रखेंगे सिंपल सा, जो भी अभिकारक होगा तीर चिन्ह के कौन सी साइड में होगा? बाईं साइड में। जैसे अभी एग्जाम्पल आपको लिखे थे हमने कि H2 प्लस आपका Cl2, ये मिलकर आपका बनाता है क्या? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको संतुलित कर देंगे। इधर वाला, इस साइड वाले को क्या बोलते हैं विद्यार्थियों हम लोग? अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्या बोला जाता है? अभिकारक। और इसको बोला जाता है क्या? उत्पाद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उत्पाद बोला जाता है ना। तो अब यहाँ पर क्या लिखे हम लोग कि अभिकारकों
के तीर चिन्ह, अभिकारकों को कर दीजिए यहाँ पर, या के को तीर चिन्ह के बाईं ओर, यानी कि इधर वाला तीर चिन्ह के कौन सी साइड में, बाईं साइड में आपका किसको लिखा जाता है, अभिकारक, और दाईं साइड में किसको लिखा जाता है, उत्पाद को लिखा जाता है ना। तो दूसरका पॉइंट्स में क्या लिखेंगे हम लोग, दूसरका पॉइंट्स में लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के उत्पादों को तीर चिन्ह ना, एरो जो लगा हो रहता है, तीर चिन्ह के बाईं ओर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दाईं ओर उसके संकेतों या सूत्रों द्वारा लिखा जाता है। याद रखेंगे कि दूसरका पॉइंट्स में क्या आपको लिखना, कैसे, अभिकारक को तीर चिन्ह के बाईं ओर और उत्पाद को तीर चिन्ह के दाईं साइड में, यानी राइट साइड में आपको लिखना है, और अभिकारक को लेफ्ट साइड में लिखना है ना। ये दो बात जरूर आप याद रखिएगा। इसके बाद अब क्या देखना हम लोग को कि अभिकारकों में जो परमाणु या अणु जो पदार्थ भाग लेते हैं उनके बीच में क्या लगा हुआ रहता है, धन चिन्ह लगा हुआ रहता है। उसी प्रकार उत्पाद अगर एक से ज्यादा है तो उत्पादों के बीच में भी आपका क्या लगा हुआ रहता है, धन चिन्ह लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर लगा हुआ हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में क्या लगा हुआ, धन चिन्ह। उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि आपका, और जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ कोई और आपका एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे हम लोग मान लो ले लेते हैं जिंक Zn, और इसको क्रिया कराते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो ये आपका क्या बनाएगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो अब देख सकते हैं ये अभिकारक है, अभिकारक के बीच में आपका कौन सा चिन्ह लगा हुआ है प्यारे बच्चे, अभिकारक के बीच में आपका लगा हुआ है ना यहाँ धन चिन्ह, यहाँ भी लगा हुआ है क्या चिन्ह, धन चिन्ह। तो आपको ध्यान रखना है कि अभिकारकों में जो परमाणु या अनुभाग लेते हैं उनके बीच में धन चिन्ह लगाया जाता है, और उत्पाद के बीच में भी क्या लगा हुआ रहता है, धन चिन्ह लगाया जाता है। समझा गई बात ना। तो ये हम लोग तीसरा पॉइंट्स लिख लेंगे यहाँ पर, क्या बच्चे, तीसरा पॉइंट्स लिख लेंगे हम लोग, तीसरा पॉइंट्स की रासायनिक, डायरेक्ट लिखते हैं आप, रासायनिक अभिक्रिया में ही तो अभिकारक है ना, लिखेंगे अभिकारकों तथा उत्पादों में भाग लेने वाले पदार्थ अणु परमाणु कुछ भी हो सकता है ना, पदार्थों के बीच धन चिन्ह यानी प्लस लगाया जाता है ना, लगाया जाता है, धन चिन्ह आपको लगाना है ना, ये चीज। इसके बाद आपका हो जाएगा कि अभिकारक उत्पाद को अलग कौन करता है, तो अलग करता है आपका कौन है, तीर चिन्ह ना। तो तीर चिन्ह अभिकारक और उत्पाद को क्या करता है, अलग अलग करता है, तथा तीर चिन्ह अभिक्रिया की डायरेक्शन यानी दिशा को भी बताता है, कौन सी दिशा में अभिक्रिया घटित हो रही है, ये भी आपका बताता है कौन, तीर चिन्ह ना। तो याद रखेंगे आपका लास्ट पॉइंट चौथा नंबर में क्या, कि तीर चिन्ह अभिकारकों तथा उत्पादों को क्या करता है, अलग, एक दूसरे से अलग करता है, तथा अभिक्रिया की दिशा को बताता है, तथा अभिक्रिया की क्या बताता है,
अभिक्रिया की दिशा को भी बताता, डायरेक्शन को भी बताता है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो तीर चिन्ह क्या करता है, अभिकार को यानी कि रिएक्टेंट और उत्पाद यानी प्रोडक्ट के दोनों को क्या करते हैं, दूसरे से अलग करता है। आपका उत्पाद को दाहिने साइड, अभिकारक को बाएं साइड, तथा यह अभिक्रिया की दिशा को बताता है। और इस डायरेक्शन में मतलब कि अभिकारक से उत्पाद की ओर अभिक्रिया हो रहा है ना, अगर इधर की डायरेक्शन रहेगा तो उत्पाद से क्या, अभिकारक की ओर, तो अभिक्रिया की दिशा बताता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रासायनिक समीकरण लिखते टाइम हम लोग को ये बात ध्यान होना चाहिए। समझा गई बात ना, बहुत आपका छोटा सा टॉपिक था, कोई ज्यादा भाष नहीं है, बस हम लोग अपनी भाषा में समझते चलेंगे और आपको ध्यान से समझना है। अगर कहीं पर भी दिक्कत होता है तो आपको कमेंट में बताना है तुरंत, समझ गया ना, ये चीज। बाकी हम चाहेंगे कि आपको पूरे एकदम सरल वे में आपको बताते चलने का प्रयास करें। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम लोग। ये समझ में आ गया कि रासायनिक समीकरण अगर लिखना है हमको, इसके लिए ये नियम हमें पता होना चाहिए, कैसे लिखना है ना, ये चीजें। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रासायनिक समीकरण के प्रकार। अब हम लोग क्या करना है, रासायनिक समीकरण के प्रकार देखना, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण भी दो प्रकार का होता है, जैसे कि हम लोग को पता है, एक होता है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण ना। तो बैलेंस इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, और एक अनबैलेंस होता है। तो हम लोग यहाँ पर समीकरण के प्रकार लिखेंगे, इसके बाद दोनों को जानेंगे क्या है संतुलित क्या है असंतुलित। तो रासायनिक समीकरण के प्रकार जो होता है वो दो होता है बच्चे, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण ना। तो रासायनिक समीकरण दो टाइप्स के होते हैं, वो कौन कौन होते हैं सर, ताकि हम लोग जानने का प्रयास करते हैं ना, कौन कौन होता है। एक आपका होता है कौन, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, या समीकरण भी लिख सकते हैं, रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण ना, याद रखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। इसके बाद आपका होता है आपका एक असंतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, याद रखेंगे ना ये चीज। इसके बाद इसको फुल लिख देते हैं, आपका शॉर्ट लिख दिए तो चलिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण बोला जाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब संतुलित और असंतुलित का मतलब क्या होता है, इस संतुलित का मतलब बराबर और असंतुलित मतलब का असमान। ये समान और असमान, समान असमान का मतलब क्या, तो हम लोग जानते हैं रासायनिक समीकरण में एक अभिकारक और एक क्या होता है, उत्पाद होता है, एक अभिकारक और एक उत्पाद होता है। तो उसी में आपका अभिकारक और उत्पाद में क्या होते हैं, कोई ना कोई परमाणु या अणु भाग लेते हैं। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, दोनों के बराबर होना चाहिए। क्या बराबर होना चाहिए, जैसे हम लोग इक्वेशन लेते हैं बच्चे, कौन सी इक्वेशन लेते हैं, जैसे मान लो H2 प्लस O2 और इसको क्रिया करेगा तो बनेगा आपका H2O। अब देखेंगे ये आपका अभिकारक है विद्यार्थियों, क्या है अभिकारक, जैसे कि हम लोग पीछे देखे हैं ना, अभिकारक समझे कि अभिकारक किसको बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक, और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो ये आपका हो गया उत्पाद। तो अब यहाँ पर उत्पाद ना, यहाँ ध्यान देना है प्यारे बच्चे क्या आपको, कि H2O2 अभिकारक में जो परमाणु भाग लिया और उत्पाद में जितने भी परमाणु हैं, तो दोनों तरफ की जो परमाणु की संख्या वो बराबर होना चाहिए, तब वो संतुलित होगा। अगर बराबर नहीं है तो असंतुलित हो जाएगा। इधर भी एक इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्रिया कराएंगे, बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बनता है। तो अब देख सकते इधर हाइड्रोजन कितने हैं, दो, इधर भी कितने हैं, दो, ये तो आपका बराबर हो गया, बात सही है। ऑक्सीजन दो, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, एक, तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो बराबर है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो ये आपका संतुलित नहीं होगा। जब तक जितने परमाणु हैं इसमें
दोनों साइड का विकारक और उत्पाद, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, तो सबकी परमाणु संख्या दोनों साइड में क्या होना चाहिए, बराबर, तब उसको संतुलित बोलेंगे। अगर बराबर नहीं तो संतुलित नहीं है। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 यहाँ पर क्या है, सिंगल है, तो अब इसको हम लोग संतुलित करेंगे अपना से। तो यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके बाद यहाँ भी 2 संतुलित करने के लिए सिखाएंगे आप लोग को। तो हाइड्रोजन 4, यहाँ भी 2 दूना 4, ऑक्सीजन 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, यानी आपका हो गया संतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण का डेफिनेशन क्लियर हो गया आप लोग को क्या, कि वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ क्या हो, समान हो, उसको हम लोग बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। समझा ये बात ना। इसके बाद असंतुलित में क्या है, तो वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, असंतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ देख सकते हैं मैग्नीशियम कितने हैं, 1 है, इधर मैग्नीशियम कितना है, 1, बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2, और इधर कितना है, 1, यानी बराबर नहीं है। इसलिए ये आपका कौन सी समीकरण हो जाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। समझा गई बात ना, ये चीज ध्यान रखेंगे। इसको बोलते हैं असंतुलित, और ये हो गया आपका क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्लियर हो गया ना। चलिए तो अब हम लोग आगे डिफिनेशन लिखते हैं। तो फैन बंद कर दीजिए बाबू वाला। नहीं तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आगे। आपका दिया हुआ रासायनिक समीकरणों को क्या करने के लिए, संतुलित करने के लिए। क्या करने के लिए, संतुलित। एक मिनट हम लोग पहले क्या कर लेते हैं देखते हैं और आगे समीकरण का डेफिनेशन लिखना होगा, संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए तो हम लोग संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण के पहले क्या कर लेते हैं, डिफिनेशन लिख लेते हैं ना। ये चीज हो गया, समझ में आ गई बात ना आप लोग को। चलिए तो अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, डिफिनेशन लिखते हैं दोनों का। अगर चाहे तो आपको याद भी हो गया होगा दोनों का डेफिनेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक नया स्लाइड लेते हैं हम लोग। चलिए तो ये आपका स्लाइड है, तो इसको हम लोग वहां पर मूव कर देते हैं। मूव टू कौन सी स्लाइड नंबर, हाँ यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे मूव। चलिए तो यहाँ पर हो गया हम लोग का नया स्लाइड आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, पहले संतुलित रासायनिक समीकरण। कौन सी समीकरण का डेफिनेशन लिखेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। ध्यान से देखेंगे आप लोग, संतुलित, एक मिनट, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी डायरेक्ट आप समीकरण भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं लिख देते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण ना, समीकरण ये चीज। तो अब यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण किसको बोलेंगे हम लोग, तो संतुलित रासायनिक समीकरण का डिफिनेशन आपको समझाया भी हमने। वैसे समीकरण, वैसे रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों ना, अभिकारकों तथा उत्पादों में, उत्पादों के, अभिकारकों तथा उत्पादों यानी दोनों तरफ ना, दोनों तरफ उत्पादों के परमाणु संख्या क्या हो, परमाणु संख्या समान हो ना, यानी बराबर हो, समान हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण
कहते हैं। क्लियर है? समझ आ गया बात आप लोगों को ना? इसमें सिंपल देखना है कि आपका जो अभिकारक और उत्पाद में जो परमाणु उनकी संख्या क्या होना चाहिए, समान यानी कि बराबर होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। एग्जाम्पल आप चाहे तो लिख सकते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, जैसे में यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग H2 प्लस N2, ये रिएक्ट करेगा तो बनेगा आपका NH3। अब इसको संतुलित है नहीं, तो इसको हम लोग क्या करना होगा, संतुलित। तो हाइड्रोजन 2 इधर 3 है तो ज्यादा होगा, नाइट्रोजन इधर 2 है तो यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। नाइट्रोजन की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। अब हाइड्रोजन को 3 दूना के 6 हो गया, तो यहाँ पर भी 6 होना चाहिए ना। यहाँ पर कितने हैं, 2, तो यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, जो कि 3 दूना के क्या हो जाएगा, 6। 3 दूना के 6, हाइड्रोजन 6, इधर भी कितने 6, इधर नाइट्रोजन 2, इधर भी नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं। यानी कि ये दोनों तरफ में परमाणु की संख्या कौन सी हो गया, बराबर। दोनों साइड में क्या हो गया, बराबर। इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग कौन सा समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्लियर है ना? चलिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं बच्चे। क्या आगे आपका है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या, उसमें हम लोग असंतुलित समीकरण पहले देखना है। कौन सी समीकरण देखेंगे, असंतुलित। कौन सा देखेंगे, असंतुलित। दूसरा का नंबर में आपका कौन हो जाएगा, असंतुलित। असंतुलित, असंतुलित 2 बार लिखा जा रहा है। असंतुलित रासायनिक समीकरण है ना हम लोग का। तो असंतुलित में इसका जस्ट आपका दोनों साइड में आपका परमाणु की संख्या असमान हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, असंतुलित रासायनिक समीकरण। वैसे रासायनिक समीकरण लिखेंगे, वैसे रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणु संख्या क्या हो, परमाणु संख्या यहाँ समान है तो इधर क्या हो जाएगा, असमान। असमान मतलब जानते हैं आप लोग ना, यानी बराबर नहीं है। असमान हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर है? इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें आपका दोनों में बस थोड़ा सा आपको अंतर देखना है, क्या कि इसमें परमाणु की संख्या बराबर है, इसमें परमाणु की संख्या दोनों साइड में बराबर नहीं होंगी। एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग। चलिए तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग कौन सा ले लेंगे यहाँ पर, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ऐसे मान लो H2 प्लस Cl2, इससे आपका विक्रिया करने पर बनता है क्या, HCl। अब बताओ बच्चे, तो क्या ये आपका बराबर है दोनों साइड में? नहीं। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इधर क्लोरीन कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन भी कितने, 1, यानी दोनों में से कोई बराबर नहीं है ना तो हाइड्रोजन बराबर है और ना क्लोरीन बराबर है। इसलिए यह समीकरण आपका कौन सा हो जाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, असंतुलित रासायनिक समीकरण। समझ आ गया बात ना? सिंपल से कि अगर दोनों साइड में अगर परमाणु बराबर दिखेंगे तो संतुलित, अगर बराबर नहीं है तो क्या हो जाएंगे,
असंतुलित। बराबर है तो संतुलित यानी बैलेंस, और आपका बराबर नहीं है तो अनबैलेंस होता है यानी असंतुलित। सिंपल, आपने जैसे बाजार में गया होगा कोई सामान खरीदने जाते हैं ना आप लोग, तो सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जब जैसे मान लो हम लोग को सब्जी लेना है, तो सब्जी लेने के लिए अगर 1 केजी सब्जी लेना है तो एक तरफ में 1 केजी सब्जी चढ़ाता है, एक तरफ भटखारा रहता है 1 केजी का, और जब उठाता है तो दोनों का बैलेंस मतलब दोनों कंटा क्या होना चाहिए, बराबर, तब वो बोलते हैं कि हम लेंगे। अगर मान लीजिए कम रहेगा तो लेंगे, बोलेंगे 1 केजी नहीं है, हम 1 केजी कम नहीं लेंगे ना। तो अगर मान लीजिए कि इधर का डंडी या इधर का झुक रहा है तो आपका बराबर नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि दोनों तरफ में अगर बराबर है तो संतुलित है, बराबर नहीं है तो संतुलित नहीं है, ये आपका असंतुलित है। समझा गई बात ना? यही था बच्चे हम लोग का संतुलित और असंतुलित। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आपका क्या है नेक्स्ट टॉपिक, देख सकते हैं आपका कर यहाँ पर रासायनिक समीकरणों को क्या करना, संतुलित। अब आपसे पूछेगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए समीकरण दे देगा और बोलेगा इसको क्या करके दिखाओ, संतुलित करके दिखाओ। क्या करके? संतुलित करके दिखाना है ना, ये चीज यानी बराबर करके दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे हम लोग? तो समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको पता रासायनिक समीकरण ना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में निम्नलिखित 2 बातों का क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए ना। क्या आपका अभिक्रिया से संबंध प्रत्येक पदार्थ के क्या पता होना चाहिए आपको, सूत्र या संकेत ज्ञात होने चाहिए, या फिर बाईं ओर के सूत्रों के अधोलिखित के अंक समीकरण को क्या करते समय संतुलित, यानी जब बराबर करेंगे तत्वों को ना, परमाणु को क्या करेंगे, बराबर, तो बराबर करते टाइम में उनके क्रम में क्या हो सकता है, परिवर्तन यानी बदल सकते हैं। जैसे देख सकते हैं बबुआ, यहाँ पर आपका बना था पहले क्या चीज, यहाँ पर तो बना था केवल आपका NH2 ना, क्या बना था, NH2। अब यहाँ पर NH2 बना था केवल, लेकिन यहाँ संतुलित किए तो यहाँ बदल गया ना। अभी तो बना हुआ कौन चीज, NH3 यानी अमोनिया है। अब इसको संतुलित करना है तो बदलेगा ना, मानिए हाँ नाइट्रोजन 1 हो, जब संतुलित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि अगर आप समीकरण को संतुलित करेंगे उस समय में उनके परमाणु की संख्या क्या हो सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं, बराबर करने के लिए ना, ये चीजें हो गया। ये 2 बात आपको जरूर ध्यान होना चाहिए। इसके बाद अब आगे आपका है समीकरणों को संतुलित करने की विधि, नहीं कैसे संतुलित किया जाता है, ये हम लोग से पूछ रहा है। समीकरण को संतुलित करने की विधि बताना है आपको, विधि यानी मेथड ना, कैसे संतुलित किया जा सकता है। तो संतुलित करने का आपका सिंपल सा विधि कौन सा है, अनुमान द्वारा संतुलन विधि। आपके अपना अनुमान से संतुलित करना है, इसमें कोई फार्मूला लगाने की जरूरी नहीं है, बस खाली आपको गुना करने आना चाहिए। मल्टीप्लाई तो आता है ना सबको, 10th क्लास में है तो भाई गुना तो आता होगा सबको। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर अनुमान का मतलब क्या होता है, अपना से अनुमान लगा के जहां जितना जरूरी पड़ेगा वहां पर क्या करेंगे, उतना गुना करेंगे ना। ये चीज जहां पर 2 की जरूरत पड़ेगा वहां 2 से गुना करेंगे, जहां 3 पर जरूरत पड़ेगा वहां 3 से गुना करेंगे। समझा गई बात ना, ये चीजें। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि इस विधि में क्या करते हैं हम लोग, इस विधि में रासायनिक समीकरण से संबंध पदार्थों के संकेत या सूत्र, संकेत या सूत्र ना, संकेत मतलब कि सिंबल। जैसे मान ले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है H, ऑक्सीजन का क्या होता है O, और जैसे जल का सूत्र क्या होता है तो H2O, नहीं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है HCl। इस प्रकार से आपका ये संकेत होगा, और क्या होगा आपका सूत्र या संकेत बोल सकते हैं के ठीक पहले आवश्यक गुना का उपयोग किया जाता है। संकेत हो या सूत्र हो, वो अगर जितना जरूरी पड़ेगा आवश्यकता के अनुसार उसके आगे हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। जितना जरूरी पड़ेगा उतना क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो आइए हम लोग संतुलित करके देखते हैं। समीकरण दिया हुआ है, मैग्नीशियम धातु को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराने पर मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस, नहीं। अब इसको देखिए तो संतुलित है बाबू, आप लोग देख के बताइए संतुलित है कि नहीं है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग तो संतुलित है कि नहीं। मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम A, मैग्नीशियम तो बराबर है ना, लेकिन आपका हाइड्रोजन आपका इधर ये तो संतुलित किया हुआ है ना। ये मान लीजिए कि यहाँ पर 2 हम मिटा देते हैं, 2 क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं ना। अब बताइए आप लोग 2 को मिटा दिए, अब बताइए हाइड्रोजन उधर क्या हुआ है बाबू,
हाइड्रोजन इधर आपका 2, इधर क्या है, एगो, क्लोरीन 2 यहाँ पर क्या है, 2, तो यानी बराबर नहीं ना है। अब इसको बराबर करने के लिए क्या करना होगा, अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका बराबर हो गया ना दोनों साइड में। ये हाइड्रोजन 2, क्लोरीन भी क्या है 2, यहाँ भी क्लोरीन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन क्या है 2, है कि नहीं है, यानी कि ये आपका कुछ हो गया, संतुलित हो गया, बराबर हो गया ना दोनों साइड में, ये चीज है। तो यहाँ पर हम लोग को कितना जरूरी पड़ रहा था, 2, तो 2 जरूरी पड़ा, तो इसके सूत्र के आगे हम लोग क्या लगा दिए, 2 लगा दिए ना, ये गुना कर दिए 2 से। 3 की जरूरत पड़ता तो 3 से गुना करते, 4 की पड़ता तो 4 से करते, समझा गई बात ना, ये चीज है। तो चलिए आगे हम लोग फिर और आपका इक्वेशन दिया, उसको संतुलित करने के लिए कहेगा आपको। अब देखो यहाँ पर करा, निम्न रासायनिक समीकरणों को क्या कीजिए, संतुलित कीजिए, यानी बराबर करना। ये समीकरण असंतुलित है, समीकरण क्या है, असंतुलित। अब इसको क्या करना है, संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित। तो संतुलित करने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना है बाबू, कि सबसे पहले जो अभिकारक है उसको लिख लेना है, उत्पाद उसको क्या करना है, लिख लेना है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम लोग लिख लेते हैं, हाँ चलिए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे C यानी कार्बन, और आपका कौन सी है, हाइड्रोजन। कार्बन की संख्या कितना है, 1, हाइड्रोजन की संख्या 4, और ऑक्सीजन है ना 1, ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर 2, इसको अलग बना देंगे और इसको अलग ना। अब इधर में आते हैं, कार्बन, कार्बन क्या है 1, ऑक्सीजन क्या है इधर 2, हाइड्रोजन का अलग, इसको अलग घर बना दिए, और इसको क्या करेंगे अब अलग। हाइड्रोजन क्या है 2, ऑक्सीजन क्या है 1, एक ही वकील ना है। तो अब यहाँ पर देखना है बबुआ हम लोग को, क्या देखना है कि सर यहाँ कार्बन 1, कार्बन क्या है बराबर है, हाइड्रोजन 4, इधर हाइड्रोजन क्या है आपका है, अरे हाइड्रोजन 0 लिख रहे हैं, 2 है ना, यहाँ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 2, हाइड्रोजन 2 है। चलिए तो यहाँ पर कितना लिख दिए 2। अब हम लोग को देखना है यहाँ पर कि कार्बन 1 है, कार्बन है, कार्बन तो बराबर है, लेकिन आपको अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 4, इधर हाइड्रोजन कितना 2 ही ना है, अभी क्या वो घट रहा है 2, क्या वो घट रहा है अभी 2 और घट रहा है। इसके बाद ऑक्सीजन इधर 2, इधर भी ऑक्सीजन क्या है वो है, सब बराबर, केवल कौन बराबर नहीं है, हाइड्रोजन। कौन है बराबर है, हाइड्रोजन नहीं, तो बाकी सब आपका क्या है बराबर, लेकिन हाइड्रोजन बराबर नहीं है, समझा गई बात ना। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, कि यहाँ 4 गो है, यहाँ पर क्या गो है 2 गो ना है, तो यहाँ पर कितना से गुना कर देंगे बबुआ, इसके पीछे गुना कर देंगे 2 से, किससे गुना करेंगे, और गुना करेंगे तो टोटल में गुना करेंगे जितना परमाणु है सब में ना, एक अणु के लिए। तो 2 से गुना कर दे, तो अब गुना करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा 2 गुना 2 दुना के 4, इधर 2 एकम, ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा 2 गो, नहीं यहाँ भी ऑक्सीजन क्या है 2 गो। तो अब देखिए ऑक्सीजन 2 गो यहाँ और 2 गो यहाँ, क्या हो गया 4 गो, लेकिन यहाँ पर 2 गो ना है, इसलिए यहाँ भी 2 से गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा क्या 2 दुना के 4, क्या ऑक्सीजन हो गया 4 गो। अब इधर कार्बन बराबर 1, हाइड्रोजन बराबर 4, ऑक्सीजन कितना है इधर 2 2 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन 4, और इधर देखें कार्बन 1, इधर आपका ऑक्सीजन कितना है 2, और यहाँ पर 2 2 और 2 क्या है वो ऑक्सीजन हो गया 4 हो गया ना। इधर देखो कार्बन 1, कार्बन 1, ये तो बराबर हो गया। इसके बाद हाइड्रोजन 4 गो, हाइड्रोजन यहाँ देखो 4 गो हो गया ना, हाइड्रोजन भी, हाइड्रोजन क्या गो है 4 गो, तो ये भी बराबर हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर 4, तो यहाँ भी 2 और 2 कितने हो गए 4, यानी कि जहां जितना से गुना किया वहां इस पे गुना कर देना है खाली आपको। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे गुना कर देंगे, ऑक्सीजन में गुना के 2 से, तो यहाँ पर कितना से गुना कर देंगे 2 से। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड में गुना नहीं किए तो नहीं करेंगे, H2O में किए हैं तो H2O में कर देंगे, कितना से गुना किए हैं 2 से, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे 2। अब देखिए तो संतुलित हो गया ना आराम से, कार्बन 1, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 दुना के क्या हो गया 4, यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 दुना के 4, तो ऑक्सीजन 2 और 2 यहाँ हो गया, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यानी दोनों तरफ में कौन हो गया बराबर। ये आपका हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण, क्लियर ना ये चीजें। तो ये आपका हो जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया प्यारे बच्चे। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं संतुलित कर सकते हैं।
यहाँ पर H2 में 2 से मल्टीप्लाई रहेगा आपका H। अब इसको संतुलित करके आप लोग बताइए, इसको संतुलित करने के लिए क्या करना होगा हम लोग को। यहाँ देख सकते हैं मैग्नीज ऑक्साइड आपका है, यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, मैग्नीज क्लोराइड बन रहा है और यहाँ पे H2O जल और यहाँ पर बन रहा है क्या, क्लोरीन। अब देखेंगे मैग्नीज 1 है, इधर 1 है, बराबर है, इधर ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 ही ना है, बराबर नहीं ना है, यानी अभी कम हो रहा है 1। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन इधर क्या गो है, 2 गो, क्लोरीन 1 है, इधर में आपका 2 और 2 क्या गो है, 4 गो। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग बबुआ, तो इसको गुना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितना जरूरी पड़ेगा उतना गुना कर देंगे। कितना कितना से गुना करेंगे, तो इसको डायरेक्ट आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है 2, केवल 1 है, तो ऑक्सीजन यहाँ 2, तो यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन क्या गो हो गया, 2 गो, हाइड्रोजन 2 दुना के 4, क्लोरीन 2 और 2 कितना है, 4। तो क्लोरीन यहाँ पर कितना है, सिंगल है, तो यहाँ पर कितना से गुना कर देंगे, 4 से। अब हाइड्रोजन 4, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या गो, 4 गो, क्लोरीन भी क्या गो हो गया, 4 गो, यहाँ भी आपका हो गया हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2, यहाँ 2, यानी कि यहाँ भी 2, ये आपका हो जाएगा संतुलित। इस तरह से कर सकते हैं, नहीं इस तरह बहुत आसान है संतुलित करना, जितना जरूरी पड़ेगा उतना अपना से क्या कर देना है, गुना कर देना है ना। अब थर्ड नंबर में देख सकते हैं इसको भी अगर इस तरह से करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करने आ रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको दिमाग लगाना है, जो अभिकारक है उसको इस साइड में अलग अलग लिख दीजिए Fe और इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। इसके बाद आपका यहाँ पर इसकी संख्या लिख दीजिए, इसकी संख्या कितना है आपका, 1 है, इसकी संख्या कितना है, 1 नहीं 1 आपका है, और एक और क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है, ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 1, यहाँ क्या लगा देंगे 1, इसको बंद कर देंगे हम लोग। इधर वाला को लिख लीजिए, आयरन Fe क्या गो है, 3 गो, ऑक्सीजन क्या गो है, 4 गो। इसके बाद आपका इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और हाइड्रोजन को अलग करके फिर लिख दीजिए, हाइड्रोजन कितने हैं, 2। अब यहाँ पर दिमाग लगाना है आपको, क्या ध्यान देना है कि इधर आयरन कितने हैं, 1, आयरन कितने हैं, 1 है, इधर में आयरन क्या हुआ है, 3, इसको हम लोग बिना कहे पूछे कितना से गुना कर देंगे, 3 से। इधर आयरन आपका 3 है कम, 3 यानी 3 गो हो गया। अब इधर देखेंगे हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2 बराबर है, नहीं लेकिन ऑक्सीजन 1, इधर ऑक्सीजन क्या गो है, 4 गो है, तो ऑक्सीजन भी हम लोग को चाहिए ना तो ऑक्सीजन इधर आपका 4 गो, इधर आपका 1 ही गो, इधर कितना से गुना कर देंगे हम लोग, इसमें 4 से, कितना से गुना कर देंगे, 4 से कर देंगे। तो अब यहाँ हो जाएगा आपका हाइड्रोजन हो जाएगा आपका कितना, 4 गुना के 8, 4 गुना कितना हो जाएगा 8, और 4 एकम 4। अब यहाँ पर देखना है हाइड्रोजन तो 8, लेकिन यहाँ 2 है, तो यहाँ पर भी कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, आपका हो जाएगा 4 गुना के 8। अब देखिए तो सब जगह बराबर हो गया ना ये चीजें। तो अब हम लोग जहाँ जहाँ गुना किए वहां बैठा दीजिए आप आंख बंद करके। आपको क्या करना, आयरन में कितना से गुना किए हैं, 3 से, तो यहाँ पर कितना से गुना कर देंगे, 3 से। H2O में 4 से, तो यहाँ पर कितना से, 4 से। आयरन ऑक्साइड में नहीं किया, छोड़ देंगे। हाइड्रोजन में किया 4 से, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, 4। तो इस तरह से बबुआ हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को संतुलित करते हैं। समझ आ गया ना, बहुत आसान है संतुलित करना। कुछ करना है इसमें, बस अपना से देखना है कि कहाँ पर घट रहा है कहाँ बढ़ रहा है, उसको बैठा करके अपना अनुमान लगा करके क्या कर देना है, गुना कर देना है। समझा आगे बात ना ये चीज। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। इसके बाद अब आगे आते हैं हम लोग, क्या बच्चे, आपका कुछ तथ्य दिया हुआ है, नहीं कर रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण से हम लोग को क्या क्या सूचना प्राप्त होती है, और ये सूचना जो हम लोग को देख रहे हैं कौन सा, संतुलित रासायनिक समीकरण। कौन सी समीकरण बच्चे, संतुलित रासायनिक समीकरण से जो सूचनाएं प्राप्त होती है उसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या है कि यह अभिकारकों एवं उत्पादों के संकेत और सूत्र की जानकारी देता है। हम लोग को बताता है कि कौन सा आपका अभिकारक में संकेत क्या होगा, उसका सूत्र क्या होगा। तो संकेत या सूत्र की जानकारी हम लोग को कहाँ से मिलता है, रासायनिक समीकरण से, संतुलित रासायनिक समीकरण से। इसके बाद रासायनिक समीकरण यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और कौन अभिक्रिया के फलस्वरूप
फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ का निर्माण हो रहा है। जाहिर सी बात है कि अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं उसको अभिकारक, और कौन कौन से भाग ले रहे हैं हम लोग को कहाँ से जानकारी प्राप्त होता है, रासायनिक समीकरण से ना। और अभिक्रिया करने के बाद उनसे कौन सा पदार्थ बन रहा है तो इसका भी जानकारी हम लोग को कहाँ से मिलता है, रासायनिक समीकरण से मिलता है ना। यानी उत्पाद बने तो उत्पाद में कौन सा उत्पाद बन रहा है, कौन सी पदार्थ बन रहा है, तो इसका भी जानकारी मिलता है हम लोग को। इसके बाद यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणु एवं अणुओं की आपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है। हम लोग को बताता है संतुलित रासायनिक समीकरण कि अभिकारक में, किसमें, अभिकारक में जो परमाणु भाग लिए हैं या अणु, उनकी संख्या कितना है, कितने परमाणु भाग लिए हैं ना, तो इसकी भी जानकारी हम लोग को कहां से मिलता है, रासायनिक समीकरण से, संतुलित रासायनिक समीकरण से ना। इसके बाद यह अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित उत्पाद यानी प्रोडक्ट के परमाणुओं एवं अणुओं की आपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है। यानी उत्पाद में जो जो परमाणु बन रहे हैं आदि जो पदार्थ बन रहा है उसमें जो अणु परमाणु होते हैं उनकी भी जानकारी हम लोग को कहां से मिलता है, रासायनिक समीकरण से मिलता है ना। इसके बाद आपका कार्य अभिकारकों और उत्पादों के मोलों के अनुपात की क्या करता है, जानकारी, मतलब कितना मोल अभिकारक है और कितना मोल उत्पाद बन रहा है ना, ये सारा चीज की जानकारी मिलता है। इसके बाद आपका अभिकार, अच्छा दोनों पॉइंट एक ही आपका है ना, एक ही को लिखना है, दोनों सेम है आपका ना। यह अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का क्या बताता है, अनुपात बताता है। अभिकारक उत्पाद में कितना का रेशियो है आपका द्रव्यमान का ना, इसकी जानकारी देता है। यह गैसीय अभिकारकों एवं उत्पादों के आपेक्षिक आयतन की भी जानकारी देता है। जैसे कि इक्वेशन में देख सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को आपका जो अभिक्रिया में भाग लिए हैं पदार्थ उनका संकेत और सूत्र की जानकारी मिला ना। तो पहला पॉइंट में ही हम लोग क्या लिखे हैं कि अभिकारकों के उत्पाद, अभिकारक उत्पाद के संकेत और सूत्र की जानकारी मिलता है, जो कि यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है। नाइट्रोजन है तो N2, हाइड्रोजन है तो H2 और अमोनिया आपका क्या बन गया, NH3 बन जाता है। इसके बाद हम लोग को दूसरा का पॉइंट्स में क्या कह रहा था बच्चे, दूसरा का पॉइंट्स में कह रहा है कि रासायनिक समीकरण हम लोग को बताता है कौन पदार्थ भाग ले रहा है और कौन बन रहा है। इसके बाद भाग लेने वाले के परमाणु की संख्या और अणु की आपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते नाइट्रोजन भाग ले रहा है और हाइड्रोजन बन क्या रहा है, अमोनिया यानी NH3 बन रहा है ना, ये चीज है। इसके बाद हम लोग को परमाणु और अणु की जानकारी देता है ना, कि अभिकारक में कौन से परमाणु भाग, इसके अपेक्षिक संख्या, यहाँ कितने आपका अणु है ना, N2 कितने हैं आपका, सिंगल अणु है आपका। H2 भी क्या है आपका 3 गो है ना, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका N2 अगर सिंगल नाइट्रोजन है तो उसको परमाणु बोलेंगे, लेकिन N2 है तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, अणु। तो ये आपका 1 अणु हो जाएगा, नहीं परमाणु लिखेंगे तो 2 परमाणु हो जाएगा। यहाँ पर कितने अणु हो जाएंगे, 3 अणु। कितने अणु हो जाएंगे बबुआ, 3 हाइड्रोजन अणु है ना। और यहाँ पर कितने अमोनिया बन रहा है, तो आपका 2, यानी कि 2 अणु हो जाएंगे अमोनिया का। अमोनिया का अणु कितने हो जाएंगे, 2। इसके बाद आपका क्या है कि हम लोग को और क्या जानकारी मिलता है, मोलों के अनुपात की जानकारी मिलता है। यहाँ कितना मोल है, 1 मोल नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अणु, और 1 मोल आप 3 मोल आपका हाइड्रोजन गैस है ना, 3 मोल क्या है, हाइड्रोजन के अणु, और ये आपका 2 मोल क्या बन रहा है, अमोनिया। क्या बन रहा है, अमोनिया 2 मोल बन रहा है ना, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग को अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का भी क्या मिलता है, अनुपात बता, द्रव्यमानों का क्या बताता है, अनुपात, द्रव्यमान। इसमें देख सकते हैं नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका द्रव्यमान देखा जाता है, 1 नाइट्रोजन का 14, 2 का हो जाएगा 14 दूना के 28, हाइड्रोजन का 3 दूना के 6 हो जाएगा। द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। द्रव्यमान कितना हो जाएगा बबुआ, 28 द्रव्यमान हो जाएंगे ना। इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा ना। और इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो आपका नाइट्रोजन को निकाल लेंगे आगे द्रव्यमान, तो आपका हो जाएगा 2 इंटू नाइट्रोजन का होता है 14 और आपका 3 17, 17 दुना के कितना हो जाएगा, 34। कितना हो जाएगा आपका, 34 हो जाएगा। इस तरह से द्रव्यमान का भी जानकारी देता है। तो इतनी सारी जानकारी हम लोग को कहाँ से मिलता है, रासायनिक समीकरण से। और ये कारण है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। और संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम को क्या करता है,
फॉलो करता है ना, ये ध्यान रखेंगे। ताकि और इसीलिए हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, तो उसमें आपका क्या तो पता चलता है हम लोग को निश्चित कि इतना परमाणु भाग लिए और इतना बन रहे हैं ना, उनमें द्रव्यमान ना तो आपका बढ़ता और ना घटता है। समझा गई बात ना, ये चीज ध्यान रखेंगे। इसको देखेंगे तो आपका 34 द्रव्यमान इधर भी है और 28 और 6 कितना हो जाएगा आपका 34, यानी दोनों तरफ में द्रव्यमान संख्या क्या होता है बराबर। कब? जब समीकरण संतुलित रहेगा तभी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। क्लियर है ना? तो इतनी सारी जानकारी हम लोग को मिलता है किससे बच्चे? रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण से मिलता है ना। चलिए आगे हम लोग का रासायनिक, अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब हम लोग का यहाँ से स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखना हम लोग को बहुत मजेदार आपका टॉपिक है। और यहाँ से हम लोग जितने भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं, अलग अलग कई प्रकार होते हैं, तो सभी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या करेंगे एक एक करके विथ एग्जाम्पल यानी उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करेंगे ना, ये चीजें। चलिए तो अब यहाँ पर आपका रासायनिक अभिक्रियाओं को उनकी प्रकृति के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, आपका विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, नहीं बहुत सारे आपका रिएक्शन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, नहीं ये चीज आपको ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, बहुत सारी आपका अभिक्रियाएं हैं, आपका अवक्षेपण अभिक्रिया, तो सारी अभिक्रिया के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग यहाँ आज देखेंगे सबसे पहला समी अभिक्रिया आपका कौन सा बबुआ? सबसे पहला अभिक्रिया हम लोग का है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को संश्लेषण अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कॉम्बिनेशन नहीं और सिंथेसिस रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं किसको भाई बताइए? नहीं तो संयोजन का संयोग का मतलब होता है जुड़ना। संयोग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। कहने का मतलब है आपका क्या, जैसे मान लो कोई आपका यहाँ पर एक इस तरह से दो पदार्थ हैं, ये दो आपस में संयोग करते हैं। संयोग करने का मतलब प्यारे बच्चे आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं। जुड़ेंगे दोनों आपस में और जुड़कर केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करेंगे, एक ही को बनेगा आपका, लेकिन एक ही को बनेगा और उसका गुण क्या होगा? इन दोनों से बिल्कुल भिन्न होगा, यानी अलग होगा। तब इस प्रकार के रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग क्या साथियों? संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं हम लोग? संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं ना। समझ में आ गया होगा? सिंपल सा है नहीं। तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब ही होता है कि कोई भी दो पदार्थ जब भाग लेते हैं तो उनसे एक नए गुण वाले केवल एक ही पदार्थ का निर्माण होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया ना। तो आइए इसका डिफिनेशन लिखते हैं हम लोग। चलिए तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? पेन हम लोग ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो लिखेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं ना, दो, लेकिन ज्यादातर आपका दो ही होते हैं ना। दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग यानी जुड़ कर ना, संयोग कर एक नए गुण वाले ना, पहले ले देते इसको, संयोग कर नए गुण वाले एक पदार्थ का, केवल कितने बनाएंगे? एक पदार्थ, यानी एक यौगिक ना, एक पदार्थ यानी क्या थी आपका? यौगिक का निर्माण होगा ना। एक यौगिक, एक पदार्थ का
निर्माण करते हैं उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे बोलेंगे प्यारे बच्चे संयोजन अभिक्रिया। उसे क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं सर। उसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे ना। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए ना? ये चीज ध्यान रखेंगे। तो इसमें सिंपल सा आपको है कि कोई भी दो पदार्थ आपस में संयोग करेगा और उससे केवल एक ही गुण बनेगा और उसका गुण दोनों से बिल्कुल भी यानी नया गुण वाला आपका एक यौगिक का एक पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, यानी संयोजन अभिक्रिया कहते हैं ना। आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा? कोई भी एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम ना। मैग्नीशियम क्या है बच्चे? धातु है। मैग्नीशियम धातु को क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं। ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन, तब इससे क्या बनता है आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है प्यारे बच्चे। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। नहीं तो इसको समीकरण के रूप में अगर लिखना चाहें तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg, भी आप लोग को लिखने के लिए बताया हमने। मैग्नीशियम का Mg प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। अब ये आपस में रिएक्ट करेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला यानी सूत्र क्या होता है? MgO। इसको संतुलित कर दीजिए, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पर देखिए वो डिफिनेशन में हम लोग क्या लिखे हैं सर? 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या करेगा? आपस में संयोग करके नए गुण वाले केवल कितने? एक पदार्थ यानी एक यौगिक का निर्माण करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर कितने बन रहे हैं साथियों? यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन 2 को भाग ले रहा है और इनसे बन क्या हो रहा है आपका? एक ही बन रहा है ना, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड एक यौगिक बन रहा है, एक पदार्थ का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को बोलेंगे हम लोग क्या? संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर है ना ये चीज? चलिए, लेकिन अब यहाँ पर संयोजन, यहाँ जो संयोजन अभिक्रिया हुआ है, संयोजन अभिक्रिया आपका 2 तत्वों के बीच में भी हो सकता है, आपका एक तत्व और एक यौगिक के बीच में भी हो सकता है, या फिर 2 यौगिक रहेंगे और दोनों यौगिक भी आपस में यौगिक संयोग करके एक यौगिक का निर्माण करेंगे। एक ही यौगिक का ही निर्माण होगा, इससे ज्यादा नहीं हो। भाग लेंगे भले ही आपके एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा, लेकिन बनेंगे कितने? एक बनेंगे। कितने बनेंगे? एक ही बनेंगे। इसको याद रखना आपको संयोजन अभिक्रिया में ना, ये ध्यान रखेंगे। अगर आप मान लीजिए 2 को भाग लेकर के 2 को बना भी रहा है तो संयोजन अभिक्रिया नहीं रहा, वो कोई और अभिक्रिया हो जाएगा। सुना गई बात ना? ये चीजें हैं। तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। 2 तत्व, जैसे ये जो आपका अभिक्रिया है, कौन सा संयोजन अभिक्रिया? 2 तत्वों के बीच में संयोजन अभिक्रिया। इसी प्रकार एक तत्व और एक यौगिक के बीच में संयोजन अभिक्रिया होगा। इसी के प्रकार आपका दोनों यौगिक होंगे, जैसे यहाँ दोनों तत्व हैं तो वहां दोनों हो जाएंगे कौन सी? यौगिक, और एक यौगिक का निर्माण करते हैं। देखेंगे एग्जाम्पल के साथ हम लोग। चलिए, तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है संयोजन अभिक्रिया तत्वों के बीच या यौगिक के बीच भी हो सकता है। तो पहला यहाँ पर हम लोग को क्या दिया? 2 तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया, 2 तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया करा रहा। तो पहला एग्जाम्पल दे रहा कार्बन एवं ऑक्सीजन के बीच संयोजन अभिक्रिया, यानी कि कोयले का दहन, कोयले को जलाना ना। तो कोयले को जलाएंगे तो क्या बनेगा? ये चीज देखना हम लोग को, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना। तो यहाँ पर आपका क्या होगा प्यारे बच्चे कि अगर आप मान लो कोयले को जलाते हैं यानी कार्बन ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराते हैं, तो कार्बन क्या करता है? कार्बन एवं ऑक्सीजन यानी कार्बन तथा कार्बन ऑक्सीजन, अरे कार्बन ऑक्सीजन में जलकर यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर क्या बनाता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है प्यारे बच्चे। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड ना। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है यानी बनाता है ना। निर्माण करता है, बनाता है, एक ही बात, निर्माण करता है,
इस अभिक्रिया में क्या होगा, तो इस अभिक्रिया में होगा बच्चे कि कार्बन ऑक्सीजन में जलेगा, यानी कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करेगा और संयोग कर जल करके आपका क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है ना। यहाँ पर अगर लिखना भी चाहे लिख सकते हैं इस अभिक्रिया ना, इस प्रकार के अभिक्रिया ना, यहाँ पर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार के अभिक्रिया में क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाई क्या बनाता है आपका, ऑक्साइड का निर्माण करता है, नहीं ए रिएक्शन में आपका। और यहाँ पर अगर तो आपका होगा इस प्रकार का, इस में क्या करें कि दो तत्व भाग लेंगे और दो तत्व भाग लेकर के एक यौगिक का निर्माण करेंगे, जैसे कि यहाँ पर कर रहे हैं एग्जाम्पल। अगर इसका लिखेंगे हम लोग संकेत में तो क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा बच्चे, और क्या होगा, ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करेगा, बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका संतुलित है ना, ये चीज है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, दो तत्व संयोग किए क्या यौगिक बना, एक यौगिक बनाते आपका क्या है, ये है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। किसके बीच में, दो तत्वों के बीच में आपका है। समझा गई बात ना, ये चीज है। कार्बन डाइऑक्साइड का धुआं बनेगा आपका। इसके बाद आपका हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के बीच संयोग ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो संयोग करते हैं ये आपस में संयोग करेंगे, कौन कौन, हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या करेंगे, आपस में संयोग कर, यानी अभिक्रिया करना, संयोग यानी क्या, अभिक्रिया, अभिक्रिया कर क्या बनाएगा आपका, जल, जल का निर्माण करते हैं। दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा और मिलकर किसका निर्माण करेगा, जल का। एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग, जैसे H2+O2, ये दोनों तत्व भाग लिए, यानी दोनों तत्व आपस में संयोग करेंगे और इनसे बन जाएगा क्या, H2O। अब इसको संतुलित करना है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी कितना से 2 से, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, यहाँ भी 2। इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ देखते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच, इसको आप लोग को बताया भी पीछे, नहीं मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्रिया करेगा तो आपका क्या बनेगा, पीछे बताया भी आपको ना कि मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन के बीच, मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन क्या करेगा, ये भी आपस में संयोग कर क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। सुना गई बात ना, ये चीज। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, संकेत में लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इसका मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाएगा आपका MgO, जो आपका एक यौगिक है। इसको संतुलित कर दीजिए। तो इस तरह से तत्वों के बीच में क्या हो सकता है, आपका संयोजन अभिक्रिया ना, ये चीजें। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे आपका लोहा एवं गंधक, तो लोहा एवं गंधक आपका क्या होगा, लोहा और गंधक यानी आयरन ना, ये दोनों आपका आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनता है आपका, आयरन सल्फाइड बनता है। क्या बनता है, आयरन सल्फाइड बनता है। इसको ध्यान रखेंगे, जैसे यानी कि F एग्जाम्पल Fe आप क्रिया कराएंगे किस से, H2 यानी सल्फर से, तब क्या बनाएगा आपका बच्चे
एस का निर्माण करता है ना। इसको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं कि लोहा यानी गंधक सल्फर आपस में संयोग कर FeS यानी आयरन सल्फाइड का निर्माण करता है। यहाँ पर देख सकते हैं संतुलित कर दिए, यहाँ सल्फर 2, यहाँ पर भी 2 से, यहाँ पर भी कितना से 2 से। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं कि 2 तत्व है और एक यौगिक बन रहा है ना, इसको बोलेंगे 2 तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। आगे आपका कह रहा है कि एक तत्व एवं एक यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रिया में क्या होगा, एक तत्व होगा और एक यौगिक ना। इसमें क्या होगा, इस प्रकार की संयोजन अभिक्रिया में एक तत्व और एक क्या होगा, यौगिक अभिक्रिया में भाग लेंगे ना। तो यहाँ आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जो एक प्रकार का यौगिक है, जो एक प्रकार का क्या है, यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन आपका तत्व है, इसके बीच में आपका अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के से क्या करता है, अभिक्रिया नहीं ऑक्सीजन के बीच संयोग करके क्या बनाएगा आपका, तो ये बनाएगा आपका बच्चे कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से आपका संयोग करेगा और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा ना। अब इसको संतुलित कर देंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई। इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं बच्चे कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से संयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है ना। इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच संयोग से, तो सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा प्यारे बच्चे, सल्फर ट्राइड का निर्माण होगा ना, ट्राइऑक्साइड का। यानी एग्जाम्पल में लिख लेंगे हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस O2 ऑक्सीजन, तब इससे क्या बनेगा प्यारे बच्चे, सल्फर ट्राइऑक्साइड FSO3 का निर्माण होगा। और इसको संतुलित कर देंगे तो आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पर 2 से और यहाँ पर भी कितना से 2 से, सल्फर 2 सल्फर 2 दूना के 4 2 6 3 दूना के 6। तो इस प्रकार से हम लोग बच्चे देख कर सकते हैं क्या कि एक केवल आपका यौगिक है और एक क्या है, तत्व है। तो यही ना हम लोग ऊपर में बता रहा है कि आपका एक तत्व एवं एक यौगिक, तो एक तत्व ऑक्सीजन और यौगिक हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और संयोग करके क्या है, यौगिक बना रहा है। देख रहे हैं कहीं पे डबल, सब सिंगल सिंगल यौगिक है कि नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ 2 है कीमत का दिया सब 2 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो एक ही यौगिक ना। एक चीज है 2 मोल बन रहे हैं लेकिन है एक ही यौगिक, ये चीजें ध्यान रखना है आपको। इसके बाद अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे आपका है यहाँ पर नहीं 2 तत्वों के बीच आपका हो गया। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एक तत्व एवं एक यौगिक के बीच में कुछ हो गया संयोजन अभिक्रिया। अब देखेंगे हम लोग क्या, हम लोग देखेंगे आपका है, अब हम लोग देखेंगे 2 यौगिकों के बीच संयोजन अभिक्रिया, 2 यौगिकों के बीच संयोजन अभिक्रिया ना। तो 2 यौगिक के बीच जब संयोजन अभिक्रिया होता है तब क्या होगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे सी में क्या देखेंगे, 2 यौगिकों, दोनों के दोनों क्या रहेगा आपका यौगिक, 2 यौगिकों के बीच संयोजन अभिक्रिया ना। ये देखना हम लोग दोनों के दोनों यौगिक रहेगा। जैसे में ले लेंगे हम लोग यहाँ पर क्या एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या आपका कैल्शियम ऑक्साइड और जल, प्लस में हम लोग ले लेते हैं तो H2O यानी जल, ये दोनों क्या है बाबू, ए भी यौगिक ए भी यौगिक, क्योंकि यौगिक का डिफरेंशियल पता ना आप लोग को, यौगिक पहचान लेते हैं ना 10th क्लास में भाई, तो पहचान लेंगे आप। 9th में यौगिक तत्व सब पढ़ना था। तो यौगिक का मतलब 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्व जब आपस में संयोग करते हैं तो उनसे बनने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, यौगिक। तो दोनों तो दोनों क्या है, यौगिक है। अब कैल्शियम ऑक्साइड और आपका जल, ये दोनों आपस में संयोग करेंगे तो इसे बनता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बनेगा प्यारे बच्चे, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड का निर्माण बनता होता है। यानी कैल्शियम ऑक्साइड एक यौगिक एक जल,
दोनों यौगिक संयोग किए, क्या यौगिक बना बच्चे? एक यौगिक बना ना। ये भी एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है, लेकिन किसके बीच में? दो यौगिकों के बीच संयोजन अभिक्रिया है। और अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना बोला जाता है। बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं प्यारे बच्चे ना, बिना बुझा हुआ चूना बोला जाता है। और ये तो आपका जल है, पता ही है। और इसको बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना बोला जाता है ना, याद रखेंगे, बुझा हुआ चूना। और यही बुझा हुआ चूना जो आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी के विलयन को हम लोग दीवार को क्या करने के लिए? दीवार पर पोताई करने के लिए ना, पोताई करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बबुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ना, पोताई यानी दीवार को पेंट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? करने के लिए ना पोताई किया जाता है। किससे? कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, उपयोग करते हैं ना, पोताई किया जाता है। इस तरह से लिख सकते हैं, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि दीवार को पुताई करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। किसका? किस यौगिक का? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ना। और क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जब आप दीवार को पेंट करते हैं तो सूखने के बाद उससे चमक आती है ना, सूखने के बाद चमक आता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब दीवार को पोताई किया जाता है तो दीवार पर आपका क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ये आपका नया यौगिक बनाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया? अवशोषित। और अवशोषित करने के बाद यहाँ से आपका क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस H2O यानी जल जो भाप के रूप में आपका क्या हो जाएगा? वायुमंडल में चला जाता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। क्या बन गया आपका? कैल्शियम कार्बोनेट। और यही कैल्शियम कार्बोनेट के कारण दीवार पर क्या आती है बबुआ? दीवार पर चमक आती है। दीवार पर क्या आती है? चमक आती है ना, चमक आती है। तो आपसे पूछा जाए कि दीवार पर चमक किसके कारण होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। किसके कारण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। क्लियर है ना? ये चीज ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से बाबू हम लोगों ने आज पढ़ा क्या? रासायनिक अभिक्रिया का एक केवल प्रकार देखे हम लोग, केवल कौन सा? संयोजन अभिक्रिया ना। बाकी भी बहुत सारी अभिक्रिया हैं। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, नए क्लास में, हम लोग नए लेक्चर के साथ। बाकी हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ रखा है संयोजन अभिक्रिया तक, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। आपका लेक्चर नंबर ये आपका कौन सा था? हम लोग का फर्स्ट नहीं, सॉरी सेकेंड यानी दूसरा का लेक्चर है। कल हम लोग देखेंगे तीसरा लेक्चर, जो आपको वहां से पढ़ेगा वियोजन अभिक्रिया, जो संयोजन अभिक्रिया का बिल्कुल आपका भिन्न होता है। समझा गई बात ना? तो वियोजन अभिक्रिया के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग नया क्लास में यानी नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। तब तक आप सभी बच्चे अपना नोट्स तैयार कीजिए जो पढ़े, और अगर कहीं पर भी अगर इस टॉपिक में अगर आपको डाउट्स आ गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और हम समय निकाल कर आपकी डाउट्स को क्या करने का प्रयास करेंगे? दूर करने का प्रयास करेंगे। सुना गई बात ना? ऐसे बच्चे हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे को जितना आसान से आसान तरीका से दिया जाए, ताकि बच्चे को ज्यादा भाष ना लगे। नहीं तो हम लोग आसान भाषा में बना करके आपको बताने की कोशिश करते हैं। फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो आप बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज यहीं तक, और आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को लास्ट तक बने रहने के लिए मेरा फिर से प्यार भरा नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों को सैल्यूट है और बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। आप अपने जीवन में बहुत आगे निकलते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।